चलिए फिर मार्केट की शुरुआत तो अच्छी हुई है। 10 के दमदार ट्रेड्स में वीडियो में रहेंगे आपके साथ। हमारे साथ राजेश सातपुते और आशीष बहेती पिछले शो से बने हुए हैं। साथ ही मोतीलाल ओसवाल से रुचित जैन और चॉइस ब्रोकिंग से सचिन गुप्ता जुड़ेंगे। फिर बात करेंगे वाइट ओक कैपिटल एएमसी के सीईओ आशीष सोमैया से, और टेक्निकल्स पर बात होगी एक्सिस सिक्योरिटीज़ के राजेश पालविया से। एक बार जरा लेकर आइए आप आज की लिस्टिंग। अब गजा कैपिटल प्री ओपन मतलब जो प्रोविजनल लिस्टिंग थी वो तो काफ़ी अच्छी हुई थी। आज कहाँ पर हुई है लिस्टिंग इसकी? करीब 15% ऊपर 185 186.35 पर इस समय स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो अच्छी लिस्टिंग मानी जाएगी ये गजा ऑल्टरनेटिव एसेट की। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक नज़र आज के मार्केट एक्शन पर। निफ्टी 30 पॉइंट ऊपर, लेकिन आज की कहानी है बैंक्स और ख़ास तौर से पीएसयू बैंक्स। बैंक निफ्टी 450 पॉइंट ऊपर 58,000 के रेजिस्टेंस को स्ट्राइक करता हुआ पीएसयू बैंक निफ्टी थोड़ा कूल ऑफ हुआ, लेकिन अभी भी 1.25% ऊपर। इसके अलावा आज का हीरो ऑफ द डे हिंदुस्तान जिंक। आई थिंक सिर्फ सीएनबीसी आवाज़ ने आपको आज प्रिपेयर किया था कि आज हिंदुस्तान जिंक में अच्छी रैली हो सकती है। 4.5% ऊपर। पीबी फिनटेक 3.5%। एलआईसी हाउसिंग। इसके अलावा मिड कैप आईटी में अच्छे मूव्स आ रहे हैं, जिसको लीड कर रहा है ओरेकल फाइनेंशियल। ओएफएसएस लेकर आइए एक बार जरा, 12,000 क्रॉस कर रहा है ओएफएसएस काफ़ी लंबे समय के बाद। अच्छे मूव्स यहाँ पर। अदानी ग्रुप स्टॉक्स में अच्छे मूव्स हैं। अदानी पावर और अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस ये दोनों अच्छा कर रहे हैं। इसके अलावा Hyundai मोटर्स यहाँ पर तो वन वे मूव्स रहे हैं। अशोक लेलैंड ये अच्छा कर रहा है। क्या नहीं चल रहा है? वरुण बेवरेजेस। इसीलिए आते एक चीज़ हमने कही थी कि आज गैप अप पे बिल्कुल चीज़ मत करिएगा, क्योंकि ये स्टॉक अच्छी खबर पे नहीं चलता है। और मैं जो इसके इन्वेस्टर है ना, वो आई थिंक सीएलएसए को रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ आप अपनी कवरेज ना इस पर ज़रा बंद कर दीजिए, या थोड़ा सा नेगेटिव बोल दीजिए। जिस दिन वो हाई कन्विक्शन आउट परफॉर्म बोलते हैं उस दिन स्टॉक गिरता है ये। और आज भी देखिए अच्छी खबर पे नहीं चला स्टॉक का, और इसीलिए हमने ग्रीन इसलिए था क्योंकि न्यूज़ अच्छी थी, लेकिन साफ मना किया था कि प्लीज़ चेज़ मत करिएगा इस स्टॉक को, दिक्कत है यहाँ पर कुछ ना कुछ। और थोड़ा सा आज वोडाफोन आइडिया करेक्ट हो रहा है। कल के बड़े मूव के बाद वोडाफोन आइडिया आज इनफैक्ट अब डे लो पर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। ये आ गया आपके स्क्रीन पर वीरो। बिल्कुल, आज जैसे कहते हैं ना, वो हाजमे की प्रक्रिया चल रही है वोडाफोन आइडिया में। कल इतना बड़ा मूव था, 15.9 पे ट्रेड करता हुआ डाउन अबाउट 0.66%। चलिए पैनल से बातचीत करते हैं। राजेश सतपुते जी, आशीष बहेती पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे, फ्रेश पर्सपेक्टिव लेकर। रुचित जैन और सचिन गुप्ता, आप सभी को नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। रुचित, गुड मॉर्निंग। आपके दो ट्रेड्स इस वक्त के? गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। दो स्टॉक्स है खरीदारी की साइड। एक तो अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस में हम पूरा ही अडानी ग्रुप में एक अच्छे प्राइस वॉल्यूम एक्शंस देख रहे हैं। रिसेंटली करेक्टेड है, अपने 50 डेमा के आसपास एक सपोर्ट बेस बनाया और वहां से अब मूव का रिजम्पशन हो रहा है। तो अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस 1580 के नीचे स्टॉप लॉस रख के खरीदारी की सलाह है 1680 के टारगेट्स के लिए। और बैंकिंग स्पेस में से हमें पीएसयू बैंक्स में यूनियन बैंक का स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। जो पूरे करेक्टिव फेज हमने पिछले 2 महीनों में देखा है सब पीएसयू बैंक्स में, कहीं पे प्राइस वाइज करेक्शन था, कहीं टाइम वाइज करेक्शन था। यूनियन बैंक ऐसा रहा है कि जहां पे कोई भी करेक्टिव फेजेस नहीं रहे, यानी कि जब भी डिक्लाइन आते हैं तो 20 डेमा के आसपास ही एक अच्छा सपोर्ट बेस स्टॉक ने बना के रखा है। सो रिलेटिव आउट परफॉर्मर रहा है ये सेक्टर में। 183 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने की सलाह रहेगी 200 के टारगेट्स के लिए। ओके, ये रुचित के दो ट्रेड्स रहे। और बैंकिंग में आपका अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन, बैंक से अच्छा करते हुए भी, और बैंक निफ्टी हालांकि अभी 58, देखिए एक बार 58,000 की कॉल का आउटस्टैंडिंग वाई रखिएगा स्क्रीन पर जरूर प्लीज, उसको देखेंगे। मीनवाइल जस्ट मार्क कर दीजिएगा स्क्रीन पर। रुचित के बाद अब सचिन के पास चलते हैं। सचिन, आपके दो ट्रेड्स। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेल, पहला ट्रेड जो रहेगा वो सॉफ्टवेयर एंड आईटी सर्विसेज कंपनी से ईक्लक्स पर नजर रहेगी। एंड ओवरऑल देखें तो एक साइडवेज मोमेंटम के बाद में पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से स्टॉक के अंदर एक स्ट्रेंथ बनती हुई नजर आई है। आज के ट्रेडिंग सेशंस में भी एक पॉजिटिव मूव स्टॉक के अंदर कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है। साथ साथ में टेक्निकली देखें तो एक गोल्डन क्रॉस स्टॉक पर जो है वो इंटैक्ट है। हमें लगता है ईक्लक्स में एक अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। करेंट मार्केट प्राइस पर बाय करने की सलाह होगी। 1930-35 के आसपास में ट्रेड हो रहा है। 1890 का एक स्टॉप लॉस प्लेस करना है। अप साइड में 2000 रुपीज तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है। दूसरा स्टॉक जो है वो भी बाई साइड में ही रहेगा। एंड अडानी स्टॉक्स की ग्रुप्स की चूंकि बात हुई तो अडानी इंटरप्राइजेस में नजर रहेगी। यहाँ पर अगर हम देखें तो एक अच्छा 50 डीएमएस के आसपास से सपोर्ट लेने के बाद में एक अच्छा रिवर्सल स्टॉक के अंदर कंटिन्यू होता हुआ नजर आया है। अडानी इंटरप्राइजेस पे करंट मार्केट प्राइस पर बाय लेने का सलाह होगी। 3080 का एक स्टॉप लॉस प्लेस करना है। एंड अप साइड में करीब 3230 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है। ओके, अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में मोमेंटम है, आपको भी वो इम्प्रेस करते हुए। राजेश जी, आपके दो ट्रेड्स।
वीरेंद्र देखिए, पहला जो रहेगा वो मेटल सेक्टर से वेदांता रहेगा। बहुत ही क्लीन ब्रेकआउट मिल रहा है पोस्ट करेक्शन। ये 284 के आसपास है, 280 का स्टॉप लॉस लगा के बाय करें। टारगेट रेंज होगा 295 टू 300। सो वेदांता लुक्स गुड टू मी। सेकंड बाय कॉल रहेगा वो रहेगा लार्सन एंड टूब्रो। देखिए एलएनटी अपने क्लस्टर के ऊपर आया, गैप से खुला और इसके बाद वो थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ, तो प्रॉफिट टेकिंग है ऐसा मुझे लग रहा है। तो 4120 के आसपास है, 4100 के नीचे यानी 4090 का स्टॉप लॉस लगा के एलएनटी बाय करेंगे। मेरे हिसाब से यहाँ पे 4200 250 तक का टारगेट थोड़ा सा पोजिशनली यहाँ पे मैं दे रहा हूँ। सो एलएनटी इज अ बाय। ओके, एल&टी या LIC? एलएनटी सर, L&T, ओके चलिए ठीक है। लार्सन एंड टूब्रो। लार्सन एंड टूब्रो, ठीक है। आशीष भाई जी, आपके पिक्स दो इस समय के? जी अनुज जी, सीमेंट स्पेस में काफी अच्छा मोमेंटम है, तो यहाँ से कैश का स्टॉक्स दालमिया भारत जो कि एफ से अब एग्जिट कर चुका है, तो उसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इसमें बना है और जिस सबसे एक रिवर्सल ट्रेड देखने मिल रहा है, इस मोमेंटम को चेज करने की सलाह है। 1850 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है और ऊपर में 1980 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक काफी अच्छा लग रहा है हमें वो है Hyundai मोटर्स का, यहाँ पे भी खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस 2220 का लगाना है, ऊपर में मुझे लगता है कि 2300 2350 तक के लेवल्स इसमें भी देखने मिल सकते हैं। ओके चलिए, तो ये इस समय आपके लिए कुछ ट्रेड्स हो गई। मीनवाइल एक दो स्टॉक्स और देखते हैं जहाँ पर मूव्स अच्छे आ रहे हैं इस समय। एक बार OFSS रखिएगा, ओरेकल फाइनेंशियल। आशीष भाई जी, एक बार आप ही व्यू दीजिए उस पर, ओरेकल फाइनेंशियल पर। शानदार मोमेंटम स्टॉक में, चेस किया जाए क्या इसे? जी जी अनुज जी, इनफैक्ट एक क्लीन ब्रेकआउट है और पिछले 4 हफ्तों के जो हाइस थे उसको सरपास करता हुआ देखने मिल रहा है। तो 12600 तक के लेवल्स के इसमें खरीदारी की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना चाहिए 11700 का एक SL मेंटेन करें। ओके चलिए, अब एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं वाइट ओक कैपिटल मैनेजमेंट के CEO आशीष सोमैया, उनसे बात करेंगे। म्यूचुअल इंडस्ट्री के एक प्रोमिनेंट फेस हैं, उनसे समझते हैं कि इस समय मार्केट में उनकी क्या स्ट्रेटजी है। आशीष जी, गुड मॉर्निंग। एक क्लियरली हमारी मार्केट में मैं एक डेटा पढ़ रहा था कि 700 दिन हो गए सेंसेक्स को ऑल टाइम हाई बनाए हुए। 700 दिन मतलब 2 साल के करीब हो गया है अब, लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स में अच्छे मूव्स हैं, तो इंडेक्स शायद वो ना रिफ्लेक्ट कर रहा हो। क्या व्यू रहेगा आपका इस समय मार्केट को लेकर के? यही चलने वाला है कि इंडेक्स कहीं नहीं जाएगा लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स अच्छे रहेंगे? जी, ऐसा थोड़े समय के लिए तो ऑनेस्टली ऐसा लग रहा है हमको भी। और हम ज़्यादा इसके बारे में चिंतित नहीं हो रहे और कंप्लेन भी नहीं कर रहे, क्योंकि अनुज जी क्या होता है कि अगर आप थोड़ा पीछे जाके 2023-24 देख लें, तो वो इनफैक्ट एक्टिव मैनेजर्स के लिए और हम जैसे एक बैलेंस पोर्टफोलियो, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, बॉटम अप स्टॉक पिकिंग, जिस तरीके से हम इंडेक्स को बीट करने के लिए अपनी पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी बनाते हैं, उसके लिए पिछला साल 2 साल एक्चुअली बेटर है। बजाय इसके कि भाई 2023-24 अगर आप देखें तो एक तरीके से मार्केट में इतना मोमेंटम था कि तब अगर आप देखते तो अगर कमोडिटी, सिक्लिकल, PSUs, पूरा स्मॉल कैप स्पेस, डिफेंस, शिप बिल्डिंग, तो मार्केट का कुछ हिस्सा चल रहा था और कुछ हिस्सा मार्केट का बिल्कुल ही नहीं चल रहा था। तो जब मार्केट में एक हाई बीटा रैली आती है, एक पोलराइज्ड मोमेंटम बन जाता है, वो इनफैक्ट डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज, रिलेटिव बेंचमार्क को बीट करने के लिए जो हम पोर्टफोलियोज बनाते हैं, उसके लिए 23-24 अलग चैलेंज था। अगर आप गौर से देखें तो 2024 से लेकर 2026 तक हम लोगों का एक्चुअली काफी सिग्निफिकेंट पॉजिटिव अल्फा बना है। जैसा आपने बताया कि भाई सेंसेक्स तो 700 दिनों से न्यू हाई नहीं बना पा रहा है, लेकिन अगर आप हमारे फंड्स देखें तो कई फंड्स का तो डबल डिजिट कंपाउंडेड रिटर्न है, कई फंड्स का हाई सिंगल डिजिट कंपाउंडेड रिटर्न है। तो बोलने वाली बात यह है कि पिछले 2 साल में जब इंडेक्स में कुछ नहीं हुआ है, स्टॉक पिकिंग के लिए, जैसा आपने खुद बताया, मैं वही चीज आंकड़ों के साथ बता रहा हूँ कि भाई स्टॉक पिकिंग के लिए बढ़िया समय रहा है। और दूसरी चीज की अगर आप देखें इन 2 सालों में, तो हमारी डोमेस्टिक कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस, हमारी डोमेस्टिक जो पॉलिसी मैनेजमेंट है, मॉनेटरी पॉलिसी ले लीजिए, गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी ले लीजिए, ये सब चीजों के चलते डोमेस्टिक एनवायरनमेंट, डोमेस्टिक परफॉर्मेंस एक्चुअली इंप्रूव हुआ है। और बाहर के जो हेडविंड्स थे कि भाई ये AI की रैली थी, अब थोड़े बहुत सवालिया निशान इस पे उठ रहे हैं, तो जो बाहर दूसरे मार्केट्स को जो चीजें आकर्षक बना रही थी, वो भी थोड़ी हेडविंड हमारे लिए कम हो रही है। तो कुल मिला के मुझे ऐसा लगता है कि डोमेस्टिक सिचुएशन इंप्रूव हो रही है, बाहर की हेडविंड्स कम हो रही है। थोड़े समय ऐसी अनिश्चितता रह सकती है, बट अल्टीमेटली अगर यहाँ से हम 6-12 महीने या 1 साल भी देखें,
तो ऐसा रहेगा नहीं मार्केट। मुझे ऐसा लगता है कि अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं आगे जाकर के। ओके, कौन कौन से थीम्स है जहां पर इस समय आप सबसे ज्यादा पॉजिटिव हैं? अनुज जी, मैं ऑनेस्टली पिछले थोड़े समय में ये अल्फा भी इसीलिए बन रहा है क्योंकि मार्केट हेट्रोजीनियस हो चुका है। मार्केट में अगर आप देखें तो काफी मुश्किल है कि किसी एक थीम या किसी एक सेक्टर को पकड़ के चले। इनफैक्ट हमारा बढ़िया अल्फा इसीलिए बन रहा है क्योंकि मार्केट में कोई एक मोमेंटम या कोई एक थीम स्पेसिफिकली चल नहीं रही है। तो ये एक है, बट जरूर अगर आप यहाँ से आगे देखें तो हम एटलीस्ट म्यूचुअल फंड के जो निवेशक हैं, वित्तीय सलाहकारों से हमारी बात होती है, हम हमेशा उनको बोलते हैं कि भाई ये ऐसा माहौल है जिसमें एक ब्रॉड बेस्ड डाइवर्सिफाइड मल्टी कैप पोर्टफोलियो करना बेटर है। लेकिन अगर फिर भी सेक्टर्स की अगर बात होती है तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे पहले भी हमने डिस्कस किया है, हमारा जो फाइनेंशियल्स कैपिटल मार्केट्स जो है, कैपिटल मार्केट्स, एसेट मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट, ये स्पेस जरूर देखने जैसा है। और पिछले 2 साल में जो चल रहा है उस ट्रेंड को अगर आप आगे देखें तो जितना भी इंडस्ट्रियल्स, मैन्युफैक्चरिंग और न केवल बड़ी कंपनियां, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, पूरा जो एक ब्रॉड यूनिवर्स है, इसमें ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हमारे टीम को देखने को मिल रही है। आशीष जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। ये कमोडिटीज़ में जो एक मूव आया है आशीष जी, आई मीन गोल्ड, प्रीशियस मेटल्स के साथ साथ अगर आप इंडस्ट्रियल मेटल्स को देखें, सब में एक मूव आया है। इस पर आपका व्यू क्या है और इस मूव पे कितना ट्रस्ट करें और इसको खेलने के लिए क्या इस पर मतलब उतरना चाहिए मैदान में, और आपने फंड में अपने क्या स्पेस दिया इसको? वीरेंद्र जी जरूर, इनफैक्ट गोल्ड अगर आप देखें, जैसे एक अच्छा इंडिकेटर होता है कि हम लोग खुद मल्टी एसेट फंड्स मैनेज करते हैं जिसमें गोल्ड और सिल्वर का एक इम्पॉर्टेंट एक्सपोजर रहता है। जैसे अगर आप 2 साल पहले देखें तो गोल्ड और सिल्वर, गोल्ड का एक्सपोजर फर्स्ट कीजिए 23-24% था, सिल्वर का भी 10-12% एक्सपोजर था, बट सिल्वर को हम हमेशा आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज ज्यादा ढूंढते हैं, लॉन्ग पोजीशन लेना अवॉइड करते हैं क्योंकि सिल्वर वॉलेटाइल बहुत ज्यादा है। तो 1 मिनट के लिए सिल्वर को मैं साइड पर रखता हूँ। नॉर्मली हम सिल्वर रेकमेंड करते नहीं है क्लाइंट्स को क्योंकि बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी है, और सिल्वर में जैसा मैंने बताया हम केवल आर्बिट्राज कैप्चर करने की ट्राई करते हैं, लेकिन गोल्ड में जरूर हमारे लॉन्ग पोजीशंस होते हैं। तो एक समय ऐसा था 2 साल पहले जब 23-24 जो भी हम लोग वैल्यूएशन पैरामीटर्स यूज करते हैं, इंटरनल मॉडल्स जो यूज करते हैं, रिलेटिव असेसमेंट करते हैं गोल्ड वर्सेस डॉलर, गोल्ड वर्सेस इक्विटी, तो उन पैरामीटर्स के बेसिस पे 2024 जुलाई में मुझे याद है फंड में 24% गोल्ड होता था। अभी जनवरी फरवरी में जो चीजें हुई, वॉलेटिलिटी हुई, तब जाकर के 10% के आसपास आ गया। अब फिर से हम लोगों ने पिछले थोड़े समय में गोल्ड इंक्रीज होते हुए देखा है। तो शॉर्ट आंसर ये है कि गोल्ड जो है, जितने भी लोग इक्विटी के निवेशक हैं लेकिन इक्विटी मार्केट की वॉलेटिलिटी उनको हजम नहीं होती है, या ये जैसे अभी मैं अनुज जी से बात कर रहा था, 1-2 साल रिटर्न नहीं बना तो वो परेशान हो जाते हैं। तो काफी ऐसे निवेशक हैं जिन लोगों को ऐसे माहौल में गोल्ड अपने पोर्टफोलियो में हम रखते भी हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि बाहर का जो माहौल है, यूएस डॉलर के ऊपर लोगों को जो चिंता हो रही है, ओवरऑल वर्ल्ड की जो फाइनेंशियल सिस्टम, ये जो जियोपॉलिटिक्स की वजह से लोगों को चिंता हो रही है, करेंसीज में पीपल आर वेरी कंसर्न कि भाई डॉलर डिबेस होगा, क्या होगा। तो उसकी वजह से गोल्ड तो आई थिंक सुर्खियों में रहेगा, और पोर्टफोलियो में भी गोल्ड होना चाहिए। सबकी अलग अलग रिस्क रिटर्न प्रोफाइल के अनुसार होगा, लेकिन गोल्ड हम लोग हमारे पोर्टफोलियोज में भी रखते हैं जहां पे उसकी पॉसिबिलिटी है, और लोगों को भी एडवाइस करते हैं। एज फार एज इंडस्ट्रियल कमोडिटीज आर कंसर्न, उसका भी मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पे हार्ड एसेट्स और कहीं ना कहीं पे जो मॉनेटरी एसेट्स हैं उसके ऑल्टरनेट्स की तलाश में लोग हैं। तो इसकी वजह से शायद इवन इंडस्ट्रियल कमोडिटीज में एक मूवमेंट है, लेकिन वहां पे ये ध्यान रखना चाहिए कि भाई लोगों का एक ओवरआर्चिंग वरी लोगों की ये है कि ग्लोबली आर्थिक व्यवस्था स्लो डाउन हो रही है, चाहे आप यूएस की बात करें, चाइना की बात करें, यूरोप तो वैसे भी बहुत ज्यादा ग्रोथ दिखा नहीं रहा था। तो जब पूरे वर्ल्ड में एक इकोनॉमिक स्लो डाउन की चिंता है तो कमोडिटीज कितना चलेंगी? यस, डेफिनेटली मॉनेटरी सिस्टम के सामने आप ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ रहे हैं, इसलिए कमोडिटीज चल रही है, उसमें गोल्ड की अपनी अलग पोजीशन है, लेकिन इंडस्ट्रियल कमोडिटीज की वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहेगी, उससे सावधान रहना जरूरी है। अच्छा आशीष जी, एक समय बाद, लंबे समय बाद एक इंडस्ट्री में जो बदलाव हो रहा है वो है टेलीकॉम। आप देखिए क्या प्राइस हाइक्स हैं, प्राइस हाइक्स सस्टेन कर रहे हैं और हो भी रहे हैं। द वीकेस्ट प्लेयर इन द एंटायर टेलीकॉम, वोडाफोन आइडिया, उसके लिए भी बैंक सब क्रेडिट लाइन खोलने को तैयार हैं, उसके इनफैक्ट सब्सक्राइबर एडिशंस विजिबल हैं।
और ये एक ऐसा स्पेस है जो कि वेल्थ क्रिएट करके दिया भी है, ट्रैक रिकॉर्ड भी है, सारे प्लेयर्स इस वक्त अच्छा पैसा बना के दे चुके हैं। अगले 5 साल के लिए, 10 साल के लिए स्पेस कैसे प्रिपेयर हो रहा है? एक्चुअली व्यू तो अपनी जगह पे, लेकिन जैसे हम लोगों का एडवांटेज है कि भाई हमारे पोर्टफोलियोज पब्लिक होते हैं, तो हम लोग व्यू तो ऑब्वियसली हैप्पीली अपना शेयर करते हैं, लेकिन पोर्टफोलियो भी दिखता है। तो जैसे जो टॉप कंपनीज हैं टेलीकॉम में, जैसे खास करके हमारे पोर्टफोलियो में काफी समय से टॉप 5 होल्डिंग्स में एयरटेल रहा है हमेशा। तो ये दर्शाता है कि भाई हमारा इसके तरफ क्या व्यू है और क्या पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस हैं। सो हमको वी आर ऑब्वियसली मतलब पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव है इसके ऊपर आने वाले समय के लिए, और वो पोर्टफोलियोज में दिख भी रहा है। ओके, पोर्टफोलियो में दिख भी रहा है, बिल्कुल। अच्छा, लार्ज कैप प्राइवेट बैंक्स में एक दिक्कत है, क्लियरली सबसे बड़ा प्लेयर चलने को तैयार नहीं है, लेकिन ओवरऑल बैंक्स और एनबीएफसीज में ठीक ठाक मूव्स रहे हैं। यहाँ पर आपकी प्रेफर्ड बास्केट्स क्या होंगी? अनुज जी, इसमें एक्चुअली पोर्टफोलियो में ज्यादा एनबीएफसीज और सेकंड टियर या छोटे बैंक्स जो हैं, आई थिंक इसमें ज्यादा स्कोप या इसमें ज्यादा, बिकॉज देखिए बड़े बैंक्स की अगर आप बात करें तो मैनेजमेंट कंटिन्यूटी या जिसको हम केस स्पेसिफिक इश्यूज बोल सकते हैं कि भाई हर एक का अपना अपना, कहीं पे थोड़े समय पहले ये फ्रॉड या गवर्नेंस या अकाउंटिंग का इश्यू हुआ, कहीं पे मैनेजमेंट चेंज का इश्यू हुआ, कहीं पे कुछ। तो इस तरीके से हर एक बैंक में कुछ ना कुछ अनफॉर्चुनेटली एक चर्न एक तरीके से रहा है। तो वो केस स्पेसिफिक है, आई डोंट थिंक उसको सेक्टर के नजरिए से पेंट करना चाहिए। लेकिन अगर आप देखें कि भाई फॉरेन जो बड़े बड़े स्ट्रेटेजिक स्टेक्स लिए जा रहे हैं, वो सेकेंड टियर बैंक्स में लिए जा रहे हैं, एनबीएफसीज में लिए जा रहे हैं। तो आई थिंक जहाँ पे नया कैपिटल डिप्लॉय हो रहा है, जहाँ पे ग्रोथ की ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, जिन बैंकों को एनबीएफसीज को ज्यादा सक्षम बनाया जा रहा है, आई थिंक वहाँ पे उस तरफ थोड़ा ज्यादा रुझान है पोर्टफोलियोज में। ओके। अच्छा, ये इस बार की आईटी रैली थोड़ी अलग है क्या? क्या व्यू होगा इस समय आपका आईटी पर? सोनू जी, कंटिन्यूसली जैसे हम लोग की इसके पहले भी 3-4 बार बात हुई है, सो हम लोग कंस्ट्रक्टिव हैं इसके ऊपर। और एक तरीके से अगर आप देखें काफी पोर्टफोलियोज में ओवरवेट भी है। हम अपने निवेशकों को, वित्तीय सलाहकारों को, जैसे हमने तो 1 साल पहले थोड़ा जल्दी हो गए हम, लेकिन हमने एक डिजिटल स्पेसिफिक थीमेटिक डिजिटल फंड भी लॉन्च किया था 1 साल पहले। तो उसकी शुरुआत बहुत ज्यादा अच्छी नहीं, लेकिन पिछले 3-6 महीने में एक काफी अच्छी मूवमेंट देखने को मिली है। मेरा हमेशा मानना ये है अनुज जी कि भाई आईटी कंपनीज का रोल तो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन 20 साल पहले जब लोग Y2K, ईआरपी, सैप ये सब बात करते थे, तब अलग कंपनियां लीडर थी। पिछले 5 साल 7 साल में सोशल, मोबाइल, एनालिटिकल, क्लाउड, डिजिटल ये सब आ गया, तो विनर्स अलग हो गए। आगे जाकर भी नए विनर्स बन सकते हैं, लेकिन कुल मिला के सेक्टर में कंस्ट्रक्टिव रहना चाहिए। और स्मॉल कैप, मिड कैप, इस पे हमारे ज्यादा वेटेजेस हैं और ज्यादा आइडिएशन भी उस साइड पे ज्यादा हो रही है। अच्छा आशीष जी, आप एक बड़ा, अगर आप देखें कैपिटल मार्केट में इवेंट है आगे जाके कुछ समय के लिए, एनएससी का आईपीओ। उससे पहले एक्सचेंजेस पर और कमोडिटी एक्सचेंजेस पर, ब्रोकरेजेस पर और एएमसीज पर या फिर डिपॉजिटरीज पर, आप ज़्यादा किस पर कंस्ट्रक्टिव हैं? पिछले 1 साल में जिस प्रकार से डेरिवेटिव वॉल्यूम्स पे प्रभाव पड़ा है, उसको देखते हुए यहाँ से डाउन द लाइन 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल के लिए आपका सबसे कंस्ट्रक्टिव व्यू किस पर है? इसी पूरी थीम के अंतर्गत डिफरेंट वर्टिकल्स हैं हमारे पास। थोड़ा मतलब आपको मेरा जो व्यू है उसको एक पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेना चाहिए। थोड़ा हम कॉन्फ्लिक्टेड भी होते हैं, लेकिन हमको लगता है कि जो ज्यादा सस्टेनेबल है वो पहले तो वेल्थ मैनेजमेंट और एसेट मैनेजमेंट, ये हमको लगता है कि, क्योंकि देखिए क्या है कि आप मार्केट्स को लेकर के कोई भी तरीके का सिनेरियो ले लें, अल्टीमेटली जो वेल्थ मैनेजर्स हैं, जो क्लाइंट की वेल्थ हैंडल करते हैं, और इंडिया में उसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ दिख रहा है। तो वैसे तो मैं खुद एसेट मैनेजमेंट कंपनी चलाता हूं, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि वेल्थ मैनेजमेंट जो है ये आई थिंक मेरे पर्सनली मुझे ऐसा लगता है टॉप प्रायोरिटी पे रहेगा, उसके बाद एसेट मैनेजमेंट रहेगा, और उसके बाद, क्योंकि ये जो वेल्थ मैनेजर और एसेट मैनेजमेंट है, इसके पास एसेट्स की कस्टडी है, और ये क्लाइंट्स को फी चार्ज करते हैं, और ये क्लाइंट्स का पैसा जिस तरफ चाहे उस तरफ, या जिस तरफ सूटेबल है क्लाइंट के लिए उस तरफ उसको डिप्लॉय करवा सकते हैं। तो ये थोड़ा ज्यादा सस्टेनेबल और ज्यादा लॉन्जेविटी वाला बिजनेस मुझे लगता है। तो इसलिए मैंने बोला वेल्थ मैनेजमेंट, एसेट मैनेजमेंट, और इसके बाद जितने भी
ट्रांजैक्शन ड्रिवन है, ये मेरे नज़रिए में इसके बाद आते हैं। तो इसीलिए उसके बाद ब्रोकिंग और ये सब आता है। आई थिंक जहाँ तक एक्सचेंजेस की बात है, तो इसमें तो ऑब्वियसली आप जानते हैं कि मोर और लेस हर जगह पे मोनोपोली, डुओपोली इस तरीके की अरेंजमेंट है। तो मेरा पेकिंग ऑर्डर वेल्थ मैनेजमेंट, एसेट मैनेजमेंट, उसके बाद ट्रांजैक्शन ड्रिवन बिजनेसेस, एंड आई थिंक ट्रांजैक्शन ड्रिवन बिजनेसेस में डेफिनेटली एक्सचेंजेस वुड बी ऑन टॉप, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशनिंग है जो भी एक्सचेंजेस है यहाँ पे। अच्छा, ऑन सीरियस नोट, वैसे हालांकि हम जब इस स्पेस के बारे में बात करते हैं तो हंसी मजाक शुरू हो जाता है, बट लिकर मतलब बेस्ट वेल्थ क्रिएटर रहा है। अगर आप रेडिको को देखें, आप यूएसएल में भी मूव आया पिछले एक साल में, अच्छा खासा मूव है। बाकी मिड कैप में आप तिलक नगर को देखिए। आपने किसी फंड में स्पेस दिया है क्या इस स्पेस को? वीरेंद्र जी, कोई बहुत ज्यादा एक्सपोजर है नहीं एक्चुअली हमारे पोर्टफोलियोज में। अगर तो एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि उस रैली में हमने कोई बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट किया नहीं है, लेकिन जनरली स्पीकिंग अगर आप देखें तो ग्रोथ सेक्टर है अल्टीमेटली, क्योंकि क्या है कि इसकी खपत बढ़ने वाली है, डिस्क्रेशनरी कंजम्पशन का बहुत बड़ा हिस्सा है ये। तो इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है, लेकिन हमारे पोर्टफोलियोज में इसका कोई बहुत ज्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं है। चलिए, कई बार ये भी होता है कि हमारे पोर्टफोलियोज में हम लोगों को एक तरीके से कुछ पोर्टफोलियोज में ऐसा होता भी है कि भाई एक एथिकल या ईएसजी कंप्लायंट इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत होती है। तो कभी कभी ये एक्सपोजर एनीवे अंडरवेट या नहीं के बराबर हो सकता है। ओके, चलिए आशीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना समय रखने के लिए। अब एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज फिर से ब्लॉक डील पे ब्लॉक डील, ग्रो, वेस्टर्न कॉर्प, फिजिक्स वाला, 4 ब्लॉक डील्स हो चुकी हैं। नूपुर के पास चलते हैं सारी डिटेल्स के लिए। नूपुर बताएं। बिल्कुल 4 ब्लॉक डील्स हो चुकी है और इसके अलावा भी कुछ स्टॉक्स है जहां पे लास्ट रेट देखने को मिला है। ऑलमोस्ट 6 से 6.5 हज़ार करोड़ की वर्थ ऑफ इक्विटीज जो है एक्सचेंज होती हुई दिखी है डिफरेंट काउंटर्स पर। फ्राइडे के दिन हमने चर्चा की थी, इस महीने ऑलमोस्ट 22,000 करोड़ की ब्लॉक डील्स देखने को मिली है और आज देखे तो ऑलमोस्ट ये आंकड़ा 30,000 करोड़ के पार जाते हुए नजर आया। एक्सपेक्टेड था वेल्सपन कॉर्प की ब्लॉक डील आज यहाँ पर देखने को मिलेगी और वैसा ही कुछ होते हुए दिखा। 63 लाख शेयर जो है वो ब्लॉक डील के जरिए एक्सचेंज होते हुए नजर आए। 2.4% इक्विटी जो है उसका सौदा देखने को मिला। वेल्सपन इन्वेस्टमेंट और जो कंपनी के एमडी है उनकी तरफ से हिस्सा बिक्री यहां पर होती हुई नजर आई है। ट्रेड की वैल्यू देखें तो करीबन 1433 करोड़ के आसपास की है और जो नाम यहां पर जितने निकल के आ रहे खरीदारी वाली लिस्ट में वो लार्ज फंड्स हो सकता है। एंड ऑफ द डे जो है ज्यादा डिटेल्स आती हुई दिखेगी। ग्रो में एक्सपेक्टेड था, यहाँ पर भी 12.74 करोड़ शेयर्स के सौदे होते हुए दिखे। लास्ट ट्रेड की कुल वैल्यू 2500 करोड़ के आसपास रही है। 2.07% इक्विटी का सौदा यहाँ पर देखने को मिला है और स्टॉक देखे तो ऑलमोस्ट 4.5% नीचे आपको फिलहाल नजर आएगा। फिजिक्स वाला में भी इंटरेस्टिंगली आज के दिन ब्लॉक डील हुई है। 4.6 करोड़ शेयर्स के सौदे, 1.6% इक्विटी यहाँ पर देखने को मिली है। 117 रुपीज़ के पर शेयर पर इस ब्लॉक डील को किया गया। 550 करोड़ की इसकी वैल्यू और इंटरेस्टिंगली इसमें भी जो है लार्ज फंड्स का पार्टिसिपेशन होते हुए नजर आया है। वियांश साइंटिफिक, यहाँ पर भी आपको फोकस करना है। पहले इसका नाम सीक्वेंस साइंटिफिक था, अब इसका नाम चेंज हो गया है। यहाँ पर 10% से ज़्यादा की इक्विटी एक्सचेंज होती हुई नजर आई है। लाइकली जो सेलर है वो कार्लाइल हो सकता है। एक्सपेक्टेड था ये ब्लॉक जल्द आते हुए दिखेगा और आज सुबह ये ब्लॉक होते हुए दिखा है। 1200 करोड़ की इसकी वैल्यू है और यहाँ पे वाइटो का इन्वेस्टको जैसे नाम जो है बायर्स की लिस्ट में आपको नजर आ सकते। तो इस महीने ऑलमोस्ट 30,000 करोड़ से ज्यादा की ब्लॉक डील्स अब तक हो चुकी है। जी हाँ, ब्लॉक डील्स का अगर आप देखें ताता लगा हुआ है 30,000 करोड़ की, है ना। नुपुर, बहुत बहुत शुक्रिया सारी ब्लॉक डील्स का विवरण देने के लिए। मीनवाइल निफ्टी आपकी स्क्रीन पे 24,298 यानी 370-77 की रेंज को स्ट्राइक करने के बाद बैकफुट पे आता हुआ। और राजेश पालविया जी एक्सिस सिक्योरिटी से जुड़ चुके हैं। राजेश जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। राजेश जी, सीरीज का पहला दिन एक्सिस सिक्योरिटीज में आप लोगों का व्यू क्या है? मतलब क्या क्या चेज करना है इस सीरीज में सितंबर की? कहाँ कंस्ट्रक्टिव, कहाँ शॉर्ट, व्यू क्या है? गुड मॉर्निंग वीरेन जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो देखिए, सीरीज का पहला दिन निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का ही रोल ओवर एक्टिविटी देखें तो 3 मंथ 6 मंथ एवरेज से हायर साइड पे होते हुए दिखा। बट दोनों में देखें तो माइल्डली शेडिंग ऑफ शेयर्स देखने को मिला है।
ब्रॉडर मार्केट में एक अलग बिहेवियर है, बट इंडाइसेस में हमें लगता है कि अभी यहाँ पे थोड़ा ठहराव रहेगा। जिस तरीके से कॉल कंसंट्रेशन आज के सेशन में भी ऐड होते हुए दिख रहा है, 24,300, 24,400, 500 ये स्ट्राइक पे कॉल कंसंट्रेशन ऐड होते हुए दिख रहा है, जो दिखाता है कि अभी मार्केट को ऊपर जाने के लिए थोड़ी अभी और मेहनत करनी पड़ेगी। मेजर ब्रेकआउट लेवल है 24,400 का, जब तक ये क्रॉस नहीं होता है क्लोजिंग बेसिस पे हमें लगता है कि एक रेंज बाउंड एक्टिविटी रहेगी। पुट राइटर्स थोड़े कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं 24,200 के स्ट्राइक पे। सेक्टर स्पेसिफिक हमें लगता है फार्मा एक स्पेस है जहाँ पे कंटिन्यूटी ऑफ अपट्रेंड रहेगी। काफी स्टॉक्स में अच्छे रोल ओवर डेटा यहाँ पे बनते हुए दिखे हैं। वहीं हम देखें तो न्यू एज कंपनीज भी एक अच्छे पॉजिटिव नोट पे यहाँ पे सीरीज की शुरुआत करते हुए दिख रही है, और हमें लगता है कि यहाँ पे काफी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड होते हुए दिखेगा इस नई सीरीज में। तीसरा सेक्टर जो हमें पसंद आ रहा है वो ऑटोमोबाइल स्पेस का है, और हमें लगता है कि यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी है, और ऑटोमोबाइल भी एक स्पेस है जहाँ पे मोमेंटम बनते हुए दिखेगा। और फोर्थ सेक्टर जहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक पुल बैक या एक ट्रेड जो प्ले आउट हो सकता है वो है बैंकिंग स्पेस। हालांकि अभी प्री इंडिकेटिव टिक्स में हमें नहीं लगता है कि अभी यहाँ से बनेगा, बट कुछ समय अगर इसी रेंज में कंसोलिडेट होते हैं बैंकिंग स्टॉक्स तो हमें लगता है कि बैंकिंग स्पेस में पीएसयू एज वेल एज प्राइवेट बैंक दोनों ही सेगमेंट में एक अच्छा मोमेंटम अनफोल्ड होते हुए दिखेगा सितंबर सीरीज में। तो ये कुछ मेजर सेक्टर है जहाँ पे अभी हम फोकस कर रहे हैं, और हमें लगता है कि यहाँ पे ट्रेड अपॉर्चुनिटी है इस नई सीरीज में। ओके, चलिए तो स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज राजेश जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनुज जी। तो पहला स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है पीबी फिनटेक पॉलिसी बाजार। ये स्टॉक में हमें लगता है जिस तरीके का सेटअप बना है, स्टॉक ने कंफर्टेबली अपने प्रीवियस स्विंग हाई जो मई में बने थे उसको सरपास किया है, और जिस तरीके से ये थर्ड कंसेक्यूटिव वीक है जहाँ पे स्टॉक हायर हाई लो फॉर्मेशन बनाते हुए दिख रहा है। पीबी फिनटेक में अपसाइड का टारगेट 1950 तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे फ्यूचर्स में करीब 1840 के आसपास। दूसरा स्टॉक जैसा कि हमने बताया ग्लेनमार्क फार्मा हमें पसंद आ रहा है। काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला अगर सीरीज में, और अब जिस तरीके से रोल ओवर डेटा बने हैं हमें लग रहा है यहाँ पे ये मोमेंटम 2500 से लेके 2520 की तरफ कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। टेक्निकल सेटअप भी इसका पॉजिटिव है, तो यहाँ पे भी बाय एंड एक्यूमुलेट की सलाह है। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 2415 के आसपास। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस शो को समेट रहे हैं। मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है हायर लेवल पर। निफ्टी नीचे आया एकदम से 24,300 के, और ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि लगातार तीन से आउटसाइड डे बन रहे हैं। आज भी कल के हाई को हमने क्रॉस किया है। अब क्या हम कल लो वापस तोड़ने की तरफ तो नहीं जा रहे हैं, ये इंटरेस्टिंग होगा। चलिए खैर इस शो को समेट लेते हैं, और इसके बाद श्रेया के साथ देखिए ट्रेडर्स हॉटलाइन।